हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं जिया को, जिसे नॉवल का सिस्टम एक नई नॉवल में जाने का टास्क दे रहा होता है और वो उसे पूरी स्टोरी दिखाने लगता है। तो फिर हम नॉवल की कहानी का हीरो देखते हैं और हीरोइन देखते हैं। हीरो ने नॉवल की हीरोइन को कैद करके पिंजरे में रखा होता है, पर जो नॉवल की हीरोइन होती है शाओ, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो उसका लाया हुआ खाना फेंक देती है और चिल्लाने लगती है कि एक्टिंग मत करो मेरे सामने, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करने वाली हूँ और तुम तो प्यार करवाना डिजर्व ही नहीं करते हो और मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। तो फिर ली चेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और शाओ से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें मरते दम तक मेरे साथ रहना होगा और अगर तुम मुझे छोड़कर भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारी मॉम का इलाज का पैसा देना बंद कर दूंगा। तो शाओ कहने लगती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। तो फिर ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर शाओ को यहाँ फ़ोन मिल गया होता है और वो ली चेन के दुश्मन मिस्टर फू को कॉल करके उसे उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन देने का बोल देती है और बदले में वो ली चेन को मार दे ऐसा वो डील करती है। तो फिर जो इस कहानी का विलन है फू, वो इसे किडनैप कर लेता है और ली को धमकी देते हुए बताता है कि तुम्हारी इस वुमेन ने मुझे तुम्हारी कंपनी के सारे सीक्रेट बता दिए और इसने मेरे साथ मिलकर प्लान बनाई थी कि हम दोनों तुम्हें ट्रिक करके यहाँ पे बुलाएंगे। ली ये सुनकर काफ़ी शौक होता है और शाओ से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो शाओ चिल्लाते हुए कहती है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मेरी लाइफ में तुम कहाँ से आ गए। और फिर मिस्टर फू से कहने लगती है कि जैसा हमने डील करे थे, अब मैंने ली को यहाँ पर बुलवा दी हूँ तो तुम मुझे आधे पैसे दोगे। तो फिर फू तो शाओ को मार देता है गोली से और फिर ली तो शाओ के लिए बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी इतने में मिस्टर फू यहाँ से जाते हुए इसे भी गोली मार देता है और दोनों ही मर जाते हैं। अब नॉवेल का सिस्टम ये सारी स्टोरी जिया को दिखा देता है और फिर जिया कहती है कि यानी कि वही है ना जिसे मुझे इस दुनिया में प्यार करना है। तो सिस्टम कहता है कि शाओ ली से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसने उसे अपने आप से प्यार करने पर फोर्स करवाया और उसका फ्रीडम छीन लिया, इसलिए वो एंड में मर गई। और फिर कहानी के हीरो और हीरोइन के मरने की वजह से कहानी का कोई वजूद ही नहीं रहा। तो अब तुम्हारा टास्क होगा कि तुम एक नॉर्मल लड़के की जगह लोगी और ली को खुद से प्यार करवाओगी। तो इस तरीके से ली कहानी की हीरोइन को प्यार करने पर फोर्स नहीं कर पाएगा और फिर उसका फ्रीडम नहीं छीन पाएगा। तो दोनों हीरो हीरोइन जिंदा रहेंगे और ये कहानी अच्छे से चलेगी। तो फिर जिया कहती है कि ठीक है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी और हमेशा उसके साथ रहूँगी। फिर सिस्टम जिया को बताता है कि वो उसे ली की कंपनी की एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की आइडेंटिटी दे रहा है जो कि अब मर चुकी है और जिया अब उसकी जगह लेगी। हम ली को देखते हैं जो कि मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो अपने सभी एम्प्लॉय से कहता है कि वो लोग वापस से प्लान को बनाएं और वो सभी एम्प्लॉय से वापस से प्रोजेक्ट प्लान बनाने को कहता है। तभी इतने में उसका असिस्टेंट एक एम्प्लॉय को जाकर ऑर्डर देने लगता है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में उनके लिए चाय लेकर जाओ। तो हम देखते हैं कि ये एम्प्लॉय कोई और नहीं बल्कि शाओ होती है और उसे पता चल जाता है कि उसका वापस से रीबर्थ हुआ है और फिर वो सोचने लगती है कि पिछली लाइफ में जब वो ली को चाय देने के लिए गई थी तो गलती से उसके ऊपर चाय गिरा दी थी और फिर उसने अच्छे बनने की बहुत एक्टिंग करा था और फिर इसने उसे अच्छा समझ ली थी और अपना फ्रेंड बना ली थी और फिर उसके बाद उसने उसको कैद करने की कोशिश किया था। शाओ इस बार सोच लेती है कि मैं अपनी इस लाइफ में दोबारा उसे कभी चाय सर्व करने नहीं जाऊंगी। फिर वो असिस्टेंट से कह देती है कि मैं यहाँ पर ऑफिस में काम करने आई हूँ, ना कि ये सारे नौकरों वाले काम करने। तभी इतने में एक एम्प्लॉय असिस्टेंट से कहती है कि मैं जाती हूँ बॉस को चाय देने के लिए और वो कोई और नहीं जिया होती है। शाओ सोचती है कि मैंने ऐसी लड़की बहुत देखी हूँ जो मिस्टर ली को सेड्यूस करने की कोशिश करती थी, लेकिन मिस्टर ली को तो पहली नज़र में मुझसे प्यार हो गया था, वो भी पागलों वाला। तो वो तो किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था और सभी को बहुत ही बेरहमी से फायर कर देता था, इसलिए इसे लगता है कि अब ये जिया को भी फायर कर देगा। तो ये सोचती है कि अब ली इस एम्प्लॉय को भी फायर कर देगा। हम देखते हैं यहाँ जिया को जो कि ली के ऑफिस में चाय लेकर आती है और वो सोच रही होती है कि उसने मास्क इसलिए पहनी हुई है क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी का डेटा इस लड़की की बॉडी में पूरी तरीके से आया नहीं है, तो उसे एलर्जी हो गई है, इसलिए मास्क पहन के अभी उसे रहना पड़ेगा। जिया सोचती है कि पता नहीं मैं मास्क पहनकर उसका अटेंशन ले पाऊँगी कि नहीं।
फिर वो जाकर ली को चाय सर्व करती है और फिर हाथ उसका टच करते हुए उसे सॉरी कहती है और यहाँ से चली जाती है। फिर ली को जिया की लाई हुई चाय अच्छी लगती है और वो उसकी खुशबू भी पसंद करता है। फिर असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जिस लड़की ने अभी मेरे लिए चाय लेकर आई थी उसे यहीं के डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दो और उसका काम होगा सिर्फ मेरे लिए चाय बनाना और कुछ और नहीं। फिर जैसे ही जिया बाहर जाती है तो शाओ सोच में पड़ती है कि ये रोते हुए बाहर क्यों नहीं आई। फिर इतने में जैसे असिस्टेंट को ये देखती है तो सोचती है कि लगता है अब असिस्टेंट ही से फायर करने वाला होगा। पर असिस्टेंट तो जिया से कह देता है कि मिस्टर ली ने आपको सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है। फिर सभी एम्प्लॉयज़ भी बातें करने लगते हैं कि लगता है ये लड़की बॉस की फेवरेट बन गई है, हमें पता होता तो हम लोग बॉस के लिए चाय लेकर जाते। शाओ तो बहुत ज़्यादा शॉक हो रही होती है कि इसे फायर नहीं किया गया, उल्टा इसका ट्रांसफ़र किया गया, ये क्या चल रहा है। फिर इसके बाद सभी एम्प्लॉयज़ जब लिफ्ट में होते हैं तभी इतने में ली भी यही लिफ्ट में आ जाता है। तो ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बॉस का तो खुद का पर्सनल लिफ्ट है तो ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। शाओ सोचती है कि ये फिर से मेरे लिए आ गया है, मैं इसका अटेंशन पाना नहीं चाहती हूँ, मुझे फिर से अपनी पिछली लाइफ की मिस्टेक नहीं करनी है। फिर यही सोचकर ये जल्दी से यहाँ से भागने लगती है और तभी इसके धक्के की वजह से जिया गिरने वाली होती है तो ली जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। फिर तो जिया शॉक में पड़ जाती है और वो सोचती है कि सिस्टम ने जैसे उसे इस नॉवल की स्टोरी बताया था उसके हिसाब से तो मेल लीड फीमेल लीड के अलावा किसी भी लड़की के ऊपर ध्यान नहीं देता है और वो हर लड़की को अपने से दूर कर देता है। तो ये सोचती है कि लेकिन इसने मुझे दूर नहीं किया तो क्या स्टोरी में कुछ डिफरेंस आ गया है। फिर जिया इसे सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है पर ली तो उसकी खुशबू सूंघता ही रह जाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद भी उसके बारे में ही सोच रहा होता है और फिर उसे सीसीटीवी में देखने भी लगता है और सोचता है कि वो किसे मैसेज कर रही होगी, क्या वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही होगी। फिर ली अंदर से सोचने लगता है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे लॉक कर दूँ और इसे सिर्फ मैं ही देखूँ, मेरे अलावा कोई और ना। फिर यही सोचने के साथ ही ली को अपना बचपन याद आने लगता है कि कैसे उसकी मॉम उसके डैड से नफरत करती थी और कहती थी कि वो एक पागल है। ली जब अपनी मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम उसे भी धक्का दे देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, तुम भी अपने डैड की तरह पागल होंगे, तुम्हारे अंदर भी उन्हीं का ही खून है और देखना तुमसे भी कोई प्यार नहीं करेगा। ली यही चीज़ याद करके अभी तक वही बचपन के ट्रॉमा में फंसा हुआ है और वो सोचने लगता है कि मेरे अंदर भी मेरे डैड का खून है, मेरे ग्रैंडपा भी ऐसे ही थे और मेरे डैड भी, तो मैं भी ऐसे ही बीमार रहूँगा और मुझसे कोई प्यार नहीं करने वाला है। यही सोचकर ली सारी चीज़ें गिराने लगता है पर फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकता हूँ, अगर उसे पता लग गया तो वो भी मुझसे नफरत करेगी, मैं उसे पता लगने ही नहीं दूंगा। फिर वो जल्दी से अपनी टाई सही कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रही होती है कि मुझे याद है स्टोरी के हिसाब से ली को आगे चल के स्टमक कैंसर हो जाएगा और फिर उसे इतना दर्द होगा कि वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेगा, लेकिन ऐसा मैं इस बार नहीं होने दूंगी, मैं उसका ख्याल रखूँगी। फिर एक एम्प्लॉय जिया को अपने पास बैठने के लिए बोलती है और फिर वो पूछती है कि वैसे तुम हमेशा मास्क क्यों पहनी रहती हो। तो जिया कहती है कि मुझे एलर्जी है इसलिए। फिर वो जैसे ही अपना मास्क हटाती है इतने में ली सामने से आ रहा होता है और वो जिया को देखते ही रह जाता है। फिर जिया भी उसे देख लेती है और सोचती है कि पता नहीं मैं उसे पसंद आऊँगी कि नहीं। इतने में वो एम्प्लॉय से पूछती है कि क्या मेरे फेस पे एलर्जी नज़र आ रही है, सॉरी अगर मैं तुम्हें डरा दी होंगी तो मैं कहीं और जाके खाना खा लेती हूँ। तो फिर एम्प्लॉय कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो। फिर कंपनी के जो मेल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जिया को देखकर बहुत ही खुश होने लगते हैं और कोई जिया को स्ट्रॉबेरी खाने को दे रहा होता है तो कोई उससे उसका नंबर मांग रहा होता है। तो जिया भी ली को देखते हुए उससे नंबर दे देती है। फिर ये देखकर ली जेलस हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो इन सारे लोगों को इतना स्वीटली स्माइल करके क्यों देख रही है। वो गुस्सा होता है कि नहीं, उसे स्माइल करके सिर्फ मुझे देखना चाहिए। फिर ये अपने असिस्टेंट को कह देता है कि तुम उस एम्प्लॉय जिया को कह दो कि वो मेरे लिए चाय बनाकर ऑफिस में लेकर आए। फिर इसके बाद जिया जब चाय लेकर ली के ऑफिस की तरफ जा रही होती है तभी शाओ इसे देखते हुए सोचती है कि इसे ली को सेड्यूस करने का कितना शौक चढ़ रहा है। इसे तो पता ही नहीं है कि वो एक बहुत ही बड़ा पागल है और वो इसे भी कैद करके रख लेगा, लेकिन मुझे क्या, मैं उस ली से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहती हूँ और उससे बिल्कुल जुड़ना नहीं चाहती हूँ। पर फिर डिसाइड करती है कि नहीं, मुझे एक बार उसे रिमाइंड कर देना चाहिए। फिर शाओ जल्दी से जाकर जिया को रोकती है और कहती है कि देखो उस ली के पीछे मत पड़ो, वो इतना अच्छा नहीं है, तुम उसके पीछे जाओगी ना तो वो तुम्हें फायर कर देगा और तुम ये जॉब खो दोगी। तो जिया सोचती है कि ये तो हीरो से नफरत करती थी ना, तो इसे क्या हो गया। फिर जिया शाओ से पूछती है कि क्या हुआ, तुम मिस्टर ली को पसंद करती हो और तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मिस्टर ली को मुझसे प्यार ना हो जाए। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उल्टा तुम्हें बचा रही थी, लेकिन लगता है भलाई का ज़माना ही नहीं है। फिर जिया इसे कुछ नहीं कहती और वो सीधा ली के ऑफिस में जाती है और उसे चाय देने के बाद वो जैसे ही जाने लगती है तो ली उसे रोकता है और फिर उसे मैरिज एग्रीमेंट देने लगता है। तो जिया सोचती है कि ये क्या इसका दिल जीतना इतना आसान था, मैंने तो अभी कुछ करी भी नहीं।
फिर ली जिया को बताने लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझसे शादी करने के 1 साल बाद तुम्हें 100 मिलियन मिलेगा और 2 साल बाद तुम्हें 500 मिलियन मिलेगा और 5 साल बाद मेरी कंपनी के 5% शेयर्स मिलेंगे। फिर जिया मैरिज एग्रीमेंट को खोलकर देखने लगती है और तभी ली को इस सिचुएशन से पिछली लाइफ की कुछ चीज़ें याद आ रही होती है। जब उसने शाओ को भी यही मैरिज एग्रीमेंट का ऑफर दिया था तो उसने एग्रीमेंट उसके मुंह पे मारते हुए उसे चिल्लाई थी कि तुम ये पैसे देकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से प्यार को खरीद लोगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस पर बिल्कुल साइन नहीं करने वाली हूँ। पर ली को शाओ का बिल्कुल फेस नहीं नजर आ रहा होता है, बस उसके माइंड में ये सारी बातें चलती है और वो सोचता है कि ये सब क्या था। फिर जिया को वो एग्रीमेंट देखते हुए सोचने लगता है कि सही बात है, उसे यही लग रहा होगा कि मैं पैसे देकर उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ और वैसे भी मेरे जैसा पागल इंसान प्यार डिजर्व भी नहीं करता है। फिर वो जिया से कहता है कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो तो कोई बात नहीं। तभी उसे कहती है कि मैं इसके लिए हाँ बोल रही हूँ। ली शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो। तो ये उसे पेन ले लेती है और साइन करनी चाहती है कि ये बिना कोई हेसिटेशन के मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई है, तो क्या ये भी मुझे लाइक करती है। पर फिर ली को अपनी मॉम की बात याद आने लगती है। वो ली से कहती थी कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे डैड का खून है और तुम भी एक पागल हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। फिर ली अपने कान बंद करने लगता है और सोचता है कि नहीं, ये मुझसे प्यार कैसे कर सकती है, ये सब ज़रूर वो पैसे के लिए कर रही होगी। कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पास पैसा तो है जिससे मैं उसे बांध के रख सकता हूँ। फिर जिया ली से बताती है कि मैंने साइन कर दी हूँ, तो बताओ अब हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने कब चल रहे हैं। तो ये कहता है कि अभी इसी वक्त। फिर इसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जब कार से जा रहे होते हैं तो फिर ली इस बारे में सोच रहा होता है कि क्या अगर अब मैं इसे वाइफ कहूँगा तो इसे बुरा लगेगा। तभी इतने में जिया उसका हाथ पकड़ते हुए उसे हस्बैंड बोलती है और कहती है कि अब तो हमारी शादी हो गई ना, तो मैं तुम्हें हस्बैंड कहकर बुला सकती हूँ ना। और ली भी उसका हाथ पकड़ता है और फिर जिया उससे पूछती है कि बताओ अब हम लोग क्या कंपनी चल रहे हैं, कंपनी में तुम्हारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ना। ली पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो और वो मन में सोचता है कि लगता है मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। मुझे ये सोच कर इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा आ रहा है कि अगर ये किसी और के साथ बात करेगी या फिजिकल कांटेक्ट करेगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरा बस दिल कर रहा है कि मैं इसे रूम में लॉक कर दूँ और इसे कहीं दूर नहीं जाने दूँ, लेकिन ये गुस्सा हो जाएगी सेम मेरी मॉम की तरह। वह याद करने लगता है कि कैसे उसकी मॉम उसके डैड को चिल्लाया करती थी कि मैं एक लिविंग पर्सन हूँ, आखिर तुम मुझे यहाँ कैद करके कैसे रह सकते हो, मेरी भी खुद की कुछ ज़िंदगी है। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी करती ही नहीं। फिर ली इस बारे में सोच ही रहा होता है कि इतने में जिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम जहाँ चलना चाहोगे मैं वहाँ चलूँगी, क्योंकि मैं बस अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर ली तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और सोचता है कि मैंने जिया से बस ऐसे ही जल्दी में शादी कर लिया और उसे एक अच्छा सा प्रपोजल भी नहीं दिया, तो मैं अब उसे एक अच्छा सा प्रपोजल दूंगा। दूसरी तरफ शाओ अपनी सिस्टर के साथ एक शॉप में गई होती है और तभी उसकी सिस्टर को एक एंटीक पसंद आता है। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें पसंद आया तो हम खरीद लेते हैं। वो अपना कार्ड देती है बिल पे करने के लिए, तो स्टाफ उसे बताती है कि उसके कार्ड में इतने पैसे ही नहीं है। तो शाओ याद करने लगती है कि पिछली लाइफ में ली उसे इतने ज़्यादा पैसे दिया करता था कि वो जो चाहे वो इतनी ईजिली खरीद लेती थी। शाओ सोचती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास इस लाइफ में पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम फ्रीडम तो है। फिर वो एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर चैन नाम का एक लड़का उसका पहले से इंतज़ार कर रहा होता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। तो शाओ तो खुश हो जाती है और वो सोचती है कि पिछली लाइफ में भी वो इसे ही पसंद करती थी और अभी भी। ये सोचती है कि अगर ली ने हमें फोर्सली सेपरेट ना किया होता तो हम दोनों तो कभी अलग होते ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, इस लाइफ में मैं इसके साथ रहूँगी। फिर जैसे ये इसकी रिंग देखती है तो रुक जाती है कि इतनी छोटी रिंग। फिर वो याद करने लगती है कि पिछली लाइफ में कैसे ली उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके लिए एक बहुत ही महंगी वेडिंग रिंग लेकर आया था, पर वो रिंग पहनना ही नहीं चाहती थी तो वो उसे ज़बरदस्ती पहना रहा था। फिर इतने में शाओ को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। तो ये शॉक हो जाती है कि पिछली लाइफ में भी इसी टाइम पर ही उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी मॉम को देख रही होती है। तभी चैनी से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे जमा करूँगा और तुम्हारी मॉम का इलाज करवाऊँगा। तो ये सोचती है कि ये महीने में कितना ही कमा लेता होगा और मेरी मॉम के इलाज में तो मिलियंस जाने वाले हैं, तो ये बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये इतना पैसा कहाँ से लाएगा। ये सोचती है कि क्या अब मेरी ये लाइफ भी पिछली बार की तरह ही होगी और मुझे पैसों के लिए ली के फोर्स करने पर उसके साथ रहना पड़ेगा और मुझे कोई फ्रीडम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर सोचती है कि लेकिन मेरी मॉम का क्या, नहीं मैं इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती हूँ, मुझे अपनी मॉम का सोचना होगा, उनकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल करके पूछती है कि बॉस कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस तो अपना प्रपोजल करने की तैयारी में बिजी है। तो ये सुनकर ही शॉक होती है।
फिर यहाँ पर हम ली के फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ली जैसा बंदा किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहा है। ये लोग कहते हैं कि वो तो हमेशा बस काम करता रहता है ना, और काम ही उसका सच्चा प्यार है, तो उसे किसी लड़की से प्यार कैसे हो गया, और वैसे वो लड़की है कौन जिससे ली शादी करने वाला है। फिर इतने में ली यहाँ जिया को लेकर पहुँचता है, और जैसे ये लोग कार से बाहर आते हैं तो ली की फ्रेंड जिया को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम तो कितनी ब्यूटीफुल हो, क्या तुम बताओगी कि कहीं ली ने तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स तो नहीं किया है। तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो इससे प्यार करती हूँ और मैं ज़िंदगी भर इसके साथ रहूँगी। और वो मन में सोचती है कि मेरा तो इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि मुझे इससे प्यार करना है। फिर ली की फ्रेंड उसे कहने लग जाती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल लड़की मिली है। फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ प्रपोजल इवेंट में पहुँच जाती है और सोचती है कि ली ने इतनी बड़ी तैयारी करवाया है प्रपोजल इवेंट के लिए, वो कितना चालाक है। उसने पता लगा लिया कि मेरी मॉम बीमार हो गई है, तो मेरी मॉम के मेडिकल फीस का खर्चे का बहाना लेकर वो मुझे शादी के लिए फोर्स करना चाहता है। लेकिन उसने चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना किया हो, मैं उसे रिजेक्ट करूँगी और उसे एहसास दिला के रहूँगी कि वो पैसों से प्यार को खरीद नहीं सकता है। फिर इतने में वो ली के फ्रेंड्स को बातें करते हुए देखती है जो कि कह रहे होते हैं कि अब ली की तो इतनी ब्यूटीफुल लड़की से शादी होने वाली है, तो हमारी कब होगी। तो शाओ उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं उसे हाँ ही कहने वाली हूँ, मैं बस यहाँ पर उससे अपनी मॉम के इलाज का पैसा लेने आई हूँ और मैं कोई उसे शादी के लिए हाँ नहीं बोलने वाली हूँ। तुम लोगों ने मुझे क्या समझा हुआ है जो मैं उसे हाँ ही बोलूँगी। तो फिर ये लोग कहते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ कहाँ से आ गई हो। तो ये बताती है कि मैं वो ही हूँ जिसे ली प्रपोज करने वाला है। तो ये लोग कहते हैं कि लगता है तुम कोई मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई हो, तुमने अपने आप को देखी भी हो, तुम अपने आप को वो लड़की कैसे बता सकती हो जिससे ली शादी करने वाला है, क्या तुमने अपना मुंह आईने में भी देखी हो। तो ये कहती है कि तुम लोगों को नहीं पता कि ली मुझसे कितना प्यार करता है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करने के लिए तैयार है। तो फिर लोग हंसने लगते हैं कि ये लड़की दिन में सपने देख रही है। फिर लोग इसे बताते हैं कि हम लोग ली की फ्रेंड्स हैं और अगर ली तुमसे शादी करने वाला होता तो क्या वो तुम्हें हमसे नहीं मिलवाता। तो फिर ये कहती है कि देखना अब तुम लोग बस इंतज़ार करो, जब ली मुझे आके प्रपोज करेगा ना तो बाद में तुम ही लोग मुझसे माफ़ी मांगोगे। और फिर आवाज़ देने लगती है कि ली आखिर तुम कहाँ छुपे हो, जल्दी सामने आओ। दूसरी तरफ ली इस बारे में सोच रहा होता है कि मैं जब जिया को सभी के सामने प्रपोज करूँगा तो वो मुझे पक्का हाँ बोलेगी ना। फिर एक स्टाफ उसे रिपोर्ट देने लगता है कि ये सारा आज का प्रोसेस रहेगा, वो एक बार पढ़ ले। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ। तो ये जेलस होने लगता है और जल्दी से जिया को उस लड़के से छुपा रहा होता है और फिर वो स्टाफ को बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर जिया और ये किस करने वाले होते हैं, पर इतने में वो रुक जाता है, कहता है कि मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ, ऐसे बोलकर भाग जाता है। जिया सोचती है कि कितना ज़्यादा शाय है। फिर हम देखते हैं कि ली का सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और तभी ली यहाँ इवेंट में पहुँच जाता है और फिर शाओ से कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब तो तुम सेटिस्फाइड हो गए होंगे ना, तो बताओ तुम मेरी मॉम के इलाज का पैसा दोगे कि नहीं। तो ली उसे कहता है कि तुम हो कौन। तो फिर ये सुनने के बाद ली के सारे फ्रेंड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमें तो शक हो ही रहा था कि तुम बस झूठ कह रही हो, ली अंधा थोड़ी ना है जो वो फेरी जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हें पसंद करेगा। फिर शाओ कहने लगती है कि तुम ज़रूर बस मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहे होंगे ना। तो ली से अपना हाथ छुड़ाता है और वो आगे बढ़ता है। इतने में फिर वो देखता है कि जिया यहाँ पर आ रही है, तो वो तुरंत ही नील डाउन होते हुए नीचे बैठ जाता है रिंग निकालते हुए। फिर शाओ खुश होने लगती है और ये सोचती है कि ये सारे फ्रेंड्स मुझ पर हंस रहे थे ना, अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं अपनी इज्जत बनाने के लिए इसकी रिंग तो पहन लूँगी पर बाद में इसके साथ ब्रेकअप करूँगी। फिर इतने में जिया ली को हाँ बोलती है और वो उसे तुरंत ही रिंग पहना देता है। फिर तो ये शौक रह जाती है और ली के सभी फ्रेंड्स भी इसे कहने लगते हैं कि अपनी आंखों से देख लो, ली की फियांसी ये है। फिर सभी जिया और ली को किस करने के लिए चीयर करते हैं, तो ली जिया को तुरंत ही किस करता है। तो फिर शाओ चिल्लाने लगती है कि ली आखिर तुम इस लड़की को रिंग कैसे पहना सकते हो और इसे किस भी कैसे कर सकते हो। तो ये कहता है कि तुम हो कौन और मेरी शादी क्यों खराब कर रही हो। तो फिर ये कहती है कि तुम मुझे ध्यान से देखो, मैं वही लड़की हूँ जिससे शादी करने के लिए तुम पीछे पड़े हुए थे, तो अब मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए। तो ली अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है कि इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। तो ये शौक होती है कि तुमने मुझे पागल लड़की कहा। तो फिर शाओ सोचती है कि मेरा रीबर्थ हुआ है और मुझे अच्छी तरीके से पिछली लाइफ की सारी चीज़ें याद है कि ये मुझे कितना प्यार करता था, लेकिन आखिर इसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। फिर जिया भी सोचने लगती है कि लगता है इसका रीबर्थ हुआ है। स्टोरी के हिसाब से ली तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक करता था, तो अब इसके इतना कुछ कहने पर कहीं ली को सब कुछ याद तो नहीं आ जाएगा और मेरा मिशन फेल तो नहीं हो जाएगा। फिर जिया कहने लगती है कि तुम बस कंपनी की एक ऑर्डिनरी सी एम्प्लॉई हो ना। तो ली कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉई हो और मेरी शादी ख़राब कर रही थी, फिर तो मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। फिर जिया सोचने लगती है कि मैं शाओ को बिल्कुल भी ली के करीब नहीं रहने दे सकती हूँ, नहीं तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। और वैसे भी इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसने स्टोरी के हिसाब से
ली को पिछली लाइफ में कितना ज़्यादा हर्ट कर दी थी, लेकिन मैं ऐसा अब इसे दूसरी बार नहीं करने दूंगी। और फिर ये गार्ड से कहती है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। तो फिर शाओ चिल्लाने लगती है कि तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ से क्यों निकालना चाहती हो? लगता है तुम्हें सब कुछ पता है कि ये सारी चीज़ें मेरी होनी चाहिए थी। तो फिर ली से चिल्लाता है कि तुम इतनी देर से क्या बकवास करी जा रही हो। और फिर ये जिया से कहता है कि तुम इस लड़की की बातों पर बिलीव मत करना, ये सब कुछ भी कही जा रही है, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। तो जिया कहती है कि मुझे तुम पर बिलीव है। तो ये सुनने के साथ ही शाओ सोचती है कि इस लड़की ने ली को अपनी बातों में फंसा के रखी हुई है और ऐसे तो ली मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अपनी मॉम की मेडिकल फीस के लिए मुझे इसे सब कुछ याद दिलाना ही होगा। तो शाओ कहने लगती है कि ली क्या तुम मुझे सच में भूल गए हो? याद करो तुमने मुझसे शादी करने के लिए कैसे मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप करवा दिए थे और फिर मुझे मेरी मॉम की मेडिकल फ़ीस के नाम पर धमकी दिए थे। फिर ली को पुरानी लाइफ की कुछ चीज़ें याद आने लगती है और उसका सर दर्द होने लगता है। फिर शाओ से और बता रही होती है कि तुम्हें याद आ रहा है ना। फिर जिया भी डर जाती है कि लगता है अब इससे चीज़ें याद आ रही है, पर इतने में ली कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। फिर जिया खुश हो जाती है कि लगता है इसे अभी कुछ भी याद नहीं आया। फिर ली के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि लगता है ज़रूर ये कोई पागल लड़की होगी जो कि मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आ गई होगी। फिर ली फिर से जिया से सब कुछ क्लियर करने लगता है कि वो लड़की जो भी कह रही थी सब झूठ था और सब बकवास था। तो कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव है, तो बताओ अब तुम मुझे डांस के लिए पूछोगे कि नहीं। और वो उसे अपना हाथ देती है। फिर दोनों यहाँ पे डांस करते हैं और इसके बाद ये लोग अपनी वेडिंग नाइट मनाने के लिए घर आ जाते हैं। पर फिर ली तो जिया को सोने का बोलकर जाने लगता है और वो स्मोक कर रहा होता है। तो जिया जल्दी से जाकर उसे हग करती है और कहती है कि अब तो हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं और आज तुमने मुझे प्रपोज भी कर दिए, तो फिर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर वो उसे किस करने लग जाती है। फिर ली भी जिया को किस कर रहा होता है और वो सोचता है कि क्या ये सब बस एक ड्रीम है या फिर जिया सच में अब मेरी हो चुकी है। फिर अगली सुबह जैसे ही ली की नींद खुलती है तो वो जिया को रूम में ना देखकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र करने लगता है और फिर वो भागते हुए किचन में जाकर जल्दी से जिया को हग कर लेता है। जिया कहती है कि क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखे? तो फिर ये बताता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो। तो कहती है कि ऐसा मत सोचो। फिर ये सोचता है कि आखिर मेरा अभी इतना ऐसा क्यों दिल कर रहा है कि मैं इसे किसी को भी ना देखने दूँ और इसे लॉक करके रखूँ। फिर वो कहता है कि चलो हम लोग हनीमून के लिए चलते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर शाओ को, जो कि ली की कंपनी के बाहर पहुँच जाती है और सोचती है कि उसने ज़रूर मेरे सामने वो प्रपोजल वाला नाटक किया होगा और ये सब उसने जानबूझ के मुझे प्रोवोक करने के लिए किया है ताकि मैं उसकी कंपनी के सामने आऊँ। तो देखो मैं अब आ गई हूँ। तभी अस्टिन यहाँ पर आकर इसे चिल्लाता है कि बॉस ने अब तुम्हें फायर कर चुके हैं, तुम यहाँ पर आई कैसे? तो कहती है कि तुम मिस्टर ली को जाकर कह दो कि मैं यहाँ पर उनसे मिलने आई हूँ, तो वो खुद आएगा यहाँ पर मुझसे बात करने। तो फिर ये कहता है कि तुमने आखिर प्रेसिडेंट को क्या समझी हुई हो, वो तो अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने गए। और फिर असिस्टेंट गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस लड़की के ऊपर नज़र रखो और इसे अंदर नहीं आने देना। फिर ही सोचती है कि उस लड़की को बाद में उसकी असलियत पता चलेगी जब वो उसकी फ्रीडम छीन लेगा। तो फिर सोचती है कि नहीं, मुझे अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे चाहिए। फिर ये तुरंत ही उसे कॉल करने लगती है। लिया जिया के साथ अपना हनीमून बनाने गया होता है और वो उसका कॉल कट कर देता है और जिया को अपने सारे शेयर्स एग्रीमेंट ला कर देता है कि अब मेरे सारे एसेट्स तुम्हारे हैं। कहता है कि चलो अब हम लोग बाहर शॉपिंग करने चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिया बाहर के नज़ारे को एंजॉय कर रही होती है। तभी इतने में एक फॉरेनर जिया को प्रपोज करने लगता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। तो फिर ली ये देखकर जेलस हो जाता है। जिया उस बंदे को रिजेक्ट करती है कि मेरे पास पहले से हस्बैंड है। और फिर ली उसके पास पहुंच जाता है और मन में सोच रहा होता है कि ये इतनी ब्यूटीफुल है, मुझे इसे बाहर लाना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो सब लोग इसे ही देख रहे होंगे, मुझे इसे लॉक करके रखना चाहिए ताकि ये सिर्फ हमेशा मेरी हो। फिर रात में जिया जब सो रही होती है तो ली उसके पास जंजीर लेकर पहुंचता है और सोचता है कि अब मैं इसे यहाँ पर लॉक करके रखूँगा तो ये हमेशा मेरी होगी। फिर ली याद करने लगता है कि कैसे उसके डैड ने भी उसकी मॉम को जंजीरों से बांध दिए थे और वो उसकी आंखों के सामने ही रोड पर भाग रही थी और तभी उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो उस ली के डैड आकर उसे कहने लगते हैं कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागना चाहती थी, देखो अब तुम्हारा क्या हाल हो गया। फिर वो सब याद करके ये सोचता है कि नहीं, मैं अपने डैड की तरह नहीं बन सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये भी मुझसे नफरत करेगी सेम मेरी मॉम की तरह। फिर इतने में जिया जाग जाती है तो ये जल्दी से जंजीर को छुपाने लगता है। जिया सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से ये वही टाइम होगा जब इसने शाओ को पिंजरे में लॉक करके रख दिया था, कि कैसे जब वो शाओ को पिंजरे में लॉक कर देता है तो शाओ बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम कहीं मर क्यों नहीं जाते, तुम जैसे बंदे को कोई प्यार कर ही नहीं सकता है, काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन में मार दिए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जिया ये सब याद कर ही रही होती है कि लियो उसके रिएक्शन से सोचता है कि लगता है इसने देख लिए और अब ये मुझसे डर गई होगी और अब ये मुझे छोड़कर चली जाएगी।
पर इतने में जिया तो उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसके हाथ से जंजीर लेकर खुद ही अपने हाथों में बांध लेती है और कहती है कि ऐसे अब तुम खुश होंगे ना, ऐसे में ज़्यादा सेफ हो। ली तो चौंक कर देखता रह जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ली की नींद खुलती है तो वो जिया के हाथ में जंजीरों को बंधा हुआ देखता है, तो जल्दी से खोल देता है और देखता है कि उसके हाथ में कैसे निशान आ गए। तो वो तुरंत ही जल्दी से मेडिसिन निकालता है और उसके हाथों में लगाने लगता है। फिर जिया जाग जाती है तो उसे कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था और तुम्हें ऐसे चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था। और वो मन में सोचता है कि आखिर मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं ऐसे ही बिहेव करता रहूँगा तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। जी ऐसे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो ये सोचता है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे है। फिर वो जल्दी से उसे हक कर लेता है और पूछता है कि जिया क्या हम दोनों ज़िंदगी भर ऐसे ही साथ में रहेंगे, सिर्फ हम दोनों? तो वो हाँ बोलती है। फिर इसके बाद ली घर में रखी हुई सारी डिवाइस यानी कि मोबाइल, लैपटॉप वगैरह को लॉकर में डाल के लॉक कर देता है और फिर सोचता है कि अब हम लोग किसी भी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट नहीं करेंगे और हम दोनों साथ में हमेशा अकेले रहेंगे। फिर जिया अपना फ़ोन ढूंढने लगती है और समझ जाती है कि कोई भी टैबलेट और लैपटॉप भी नज़र नहीं आ रहा है, सारी कम्युनिकेशन डिवाइस गायब है। फिर इतने में लीज के पास आता है और उसे पानी देता है और फिर वो उसके साथ यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। रात में जब जिया सो जाती है तो फिर ली उसके पास आकर देखने लगता है, पर तभी इतने में ली का बहुत ज़्यादा पेट दुखने लगता है और जिया जाग जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा पेट दुख रहा है? देखो जल्दी से मुझे फ़ोन दे दो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती हूँ। तो फिर ये मन में सोचता है कि अभी से पता लग चुका है कि मैंने इसे यहाँ पर कैद करके रखा हूँ, फिर तो ये फ़ोन ले लेगी तो बाहर किसी को कॉल करने के बाद मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। फिर ही कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तभी इतने में जिया के पास तो फ़ोन होता ही है, वो जल्दी से कॉल करने लगती है। तो फिर ही कहता है कि तुम्हारे पास फ़ोन कैसे? और फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर ली को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो सोचता है कि वो अब मुझे छोड़कर जा चुकी है, आखिर मैं अब इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करूँगा। इतने में जिया यहाँ इसके वार्ड में आती है और खुश होती है कि तुम जाग गए। तो ये कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। तो जिया कहती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ हॉस्पिटल में बीमार है तो मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊँगी। फिर वो उसे अपना लाया हुआ सूप पिलाने लगती है और फिर कहती है कि क्या अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? तो ये हाँ बोलता है और फिर जिया से पूछता है कि तुम्हें तो पता लग गया था ना कि मैंने सारी डिवाइसेस लेकर तुम्हें वहाँ पर कैद करके रखा था और मैंने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर चुका हूँ, तो भी आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं गई? तो जिया कहती है कि वैसे तो मुझे एक रूम में रहना पसंद नहीं है, लेकिन तुम जहाँ पर भी होगे मुझे वहाँ पे रहना पसंद होगा, क्योंकि हम दोनों कपल है ना, तो हम दोनों को हमेशा साथ रहना होगा। ऐसा बोलकर वो उसे हक करती है। तो फिर ली बहुत ही खुश होता है और उसे आई लव यू बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर शाओ को, जो कि बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि ली ने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। फिर इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और उसे कहने लगता है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए बस तुम्हारी साइन की ज़रूरत है। तो फिर कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ, मुझे मॉम की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए। तो ये कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैंने और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर पैसे जमा कर लिए हैं तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए, तो बस अब तुम्हारी साइन चाहिए, तो चलो जल्दी से। तो फिर ये कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, अब मेरी मॉम के इलाज के लिए अभी बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, तो मुझे अभी ली की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, अगर ली तुम्हें देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और फिर तो वो और मुझे कोई पैसे नहीं देगा। तो ये कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी मॉम के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस हो चुकी है। तो ये कहती है कि तुम इन सब में मत पड़ो तो अच्छा होगा। तो फिर चैन इससे गुस्सा होकर चला जाता है और फिर शाओ सोचने लगती है कि पिछली लाइफ में मैंने ही अपने ज़िद में आकर ली को अपने करीब नहीं आने दी थी, लेकिन अगर अब मैं उसे सेड्यूस करूँ तो वो फिर मेरा हो के रहेगा और फिर मुझे मेरी मॉम की मेडिकल फीस के लिए पैसे मिल जाएंगे, मुझे अपनी मॉम के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना ही होगा। फिर ऑफिस में हम देखते हैं कि जिया ली के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई होती है, तो वो उसे फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिया के बारे में बात कर रहे होते हैं कि बॉस की वाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बॉस भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने अपनी कितनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर रखे। तभी यहाँ पर शाओ ये सारी बातें सुन रही होती है और वो यहाँ पर क्लीनर बन के आई होती है और फिर वो याद करने लगती है कि कैसे ली ने भी उसे इतने सारे पैसे ऑफर किया था, पर इसने एग्रीमेंट को उसके मुँह पर मारी थी और बोली थी कि वो पैसों से प्यार नहीं खरीद सकता है। यहाँ पर वो सोचती है कि ये लड़की कितनी बेशर्म है जो पैसे के लिए मिस्टर ली को फंसाई हुई है, लेकिन अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि मैं ली को फिर से खुद से प्यार करवा के रहूँगी ताकि मैं अपनी मॉम का इलाज करवा सकूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ली यहाँ पर अपनी चाय पीने के लिए जाता है तो पहले से ही शाओ ने उसमें ड्रग मिला के रखी होती है और फिर जैसे ही ली थोड़ा सा पीता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें ड्रग है। फिर वो नशे में हो चुका होता है और शाओ उसके पास पहुंच जाती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में उसने इनिशिएटिव लिया था तो अब इस लाइफ में ये लेगी। फिर वो उसका शर्ट खोलने की कोशिश करती है और सोचती है कि मैं बस अपनी मॉम के इलाज के लिए ही तुम्हें अपने आप को टच करने दे रही हूँ, नहीं तो मैं कभी तुम्हें ऐसा करने नहीं देती।
तभी ली उसे चिल्लाता है कि पागल लड़की, फिर तुम यहाँ पर आ गई हो। वो उसे अपने से दूर करने की कोशिश करता है, पर फिर से ये बेहोश हो जाता है और ये उसके नज़दीक जाने लगती है और कहने लगती है कि जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस करी थी तो तुम्हें बहुत ही जेलसी फील हुई थी और तुमने फिर मुझे लॉक करके रख दिया था। और फिर उसे वो किस करने वाली होती है कि इतने में ली जाग जाता है और उसे अपने से दूर करता है और फिर उसे थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे शाओ अपने बॉयफ्रेंड चैन को किस कर रही होती है और उसे बताती है कि वो सिर्फ उससे ही पसंद करती है और ली से तो वो अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, जो कि उसे लॉक करना चाहता है। और ली ये सारी चीज़ें देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आती है। फिर यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है। दूसरी तरफ जिया को सिस्टम इस बारे में बताता है कि अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि कभी भी ली को अपनी पुरानी मेमोरीज फिर से याद आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो वो फिर से हीरोइन से ही प्यार करेगा। तो जिया ये सुनते के साथ ही से मिलने के लिए ऑफिस में पहुंचती है और वहाँ पर वो उसका कोट देखती है, पर तभी वो देखती है कि सामने तो वो शाओ को गला दबा रहा होता है और उसे अपने से दूर कर देता है। तो फिर शाओ कहने लगती है कि तुम इसके लिए मुझे अपने से दूर कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि पास्ट लाइफ में तुम मुझसे प्यार करते थे। तो फिर ली इसे फिर से दूर करता है और जिया का हाथ पकड़ के इसे समझाता है कि तुम्हें अब तक मेरी बात समझ में नहीं आई कि मुझे अपनी पिछली लाइफ की कोई नहीं पड़ी है और मैं इस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जिया से प्यार करता हूँ। और फिर ये असिस्टेंट को बुलाकर इसे कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। फिर असिस्टेंट शाओ को पकड़ के लेके चला जाता है और जिया ली से पूछती है कि उसने तुम्हें ड्रग दी है। तो फिर ये तुरंत ही उसे किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही जिया ली को पीछे से हक करती है और फिर ली सोचता है कि आखिर अब मैं जिया को शाओ के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूं। फिर जिया कहती है कि तुम किसी भी चीज़ की फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी हर बात पर बिलीव है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। ऐसा बोलकर फिर वो उसे हक करती है और सोचती है कि अब ली को पिछली लाइफ की चीज़ें याद आ गई है, तो क्या अब ये फिर से वही सेम मिस्टेक करेगा। फिर दोनों साथ में बाहर वॉक करने जाते हैं और ली बस सोच रहा होता है कि काश हम दोनों साथ में हमेशा ऐसे ही रहें। फिर तभी सामने ये दोनों शाओ को देखते हैं जहाँ पर उससे कुछ गुंडे बुली कर रहे होते हैं और शाओ ये सब एक्टिंग कर रही होती है और सोचती है कि ली को अब सब याद आ जाएगा क्योंकि वो मुझे ऐसे बुली होते हुए नहीं देख पाएगा। जिया उसके पास जाने को करती है तो ली जल्दी से जिया को रोकता है और कहता है कि हमें दूसरों के मैटर में नहीं घुसना चाहिए और वो यहाँ से अपने साथ जिया को लेकर चला जाता है। तो फिर शाओ को गुस्सा आती है कि आखिर वो मुझे इग्नोर करके कैसे चला गया, ज़रूर उस लड़की ने उसे लेकर गई होगी। फिर ये गुंडे कहने लगते हैं कि हमने जो एक्टिंग करे लाओ उसके पैसे दो और फिर ये लोग तो इसका पर्स लेकर भी भाग जाते हैं। फिर शाओ सोचने लगती है कि आखिर अब मैं क्या करूं। फिर इसे मिस्टर फू के बारे में याद आता है और ये सोचती है कि अब मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ। फिर ये तुरंत ही ली के दुश्मन मिस्टर फू से मिलने पहुँचती है और उसे जाकर डील करती है कि वो ली के कंपनी के प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन उसे ला कर देगी जिससे वो लैंड खरीद सकता है जो वो खरीदना चाहता था। फिर दूसरी तरफ जिया ली के ऑफिस में होती है और वो सोच रही होती है कि ली आजकल ठीक तरीके से सो नहीं पाता है, तो मुझे उसके लिए कोई ऐसे फूड तैयार करने होंगे जो उसे मेडिसिन की तरह हेल्प करे। तभी इतने में असिस्टेंट आकर उसे एक प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट देता है और उसे संभाल के रखने के लिए बोल देता है कि वो आने वाली मीटिंग के लिए ज़रूरी होंगे। तो जिया उसे लॉकर में डाल देती है और वो याद करती है कि कैसे पिछली लाइफ में शाओ ने इसी डॉक्यूमेंट को मिस्टर फू को दे दी थी, तभी तो ली की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। तो ये सोचती है कि अब ऐसा नहीं होगा। पर जब जिया यहाँ से जा चुकी होती है तो यहाँ पर शाओ क्लीनर की जॉब की एक्टिंग करते हुए पहुँच जाती है और वो लॉकर में से उस डॉक्यूमेंट को निकाल लेती है और खुश होने लगती है कि अच्छा हुआ पिछली लाइफ में ली ने मुझे अपना पासवर्ड बताया हुआ था। फिर ली की कंपनी ये बिडिंग हार जाते हैं तो सभी शेयर होल्डर ली को चिल्ला रहे होते हैं कि इस बिडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ और असिस्टेंट को भी पता था और असिस्टेंट तो उसे धोखा नहीं दे सकता, तो उसकी वाइफ ने ही ये डॉक्यूमेंट लीक करी है। तो ली सभी से कहता है कि मुझे अपनी वाइफ पर पूरा बिलीव है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती है। तभी शाओ कहने लग जाती है कि मैंने प्रेसिडेंट की वाइफ को देखी थी, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट लीक करी है। तो फिर जिया कहती है कि तुम्हें तो ऑलरेडी फायर किया जा चुका है, तो तुम ऐसे विटनेस कैसे बन सकती हो। फिर असिस्टेंट जाकर उसका मास्क हटा देता है और कहने लगता है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ के बारे में झूठ फैला रही हो। तभी इतने में यहाँ पर मिस्टर फू अपने सभी गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है और वो ली को बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे वो बिडिंग डॉक्यूमेंट लीक करी थी। तो फिर सभी शेयर होल्डर कहने लगते हैं कि अब तो ये प्रूव हो चुका है कि तुम्हारी वाइफ ही धोखेबाज है। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट उसे सीसीटीवी फुटेज ला कर देता है जो कि ली जल्दी से सभी को दिखाने लगता है कि उसकी वाइफ ने कोई धोखा नहीं दिए, बल्कि ये डॉक्यूमेंट चुराने वाली तो शाओ थी और वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। तो शाओ सोचती है कि पिछली लाइफ में तो यहाँ ऑफिस में सीसीटीवी कभी नहीं लगी थी, तो अब कैसे। लिया मन में सोच रहा होता है कि उसने सीसीटीवी स्पेशली जिया को पूरा दिन देखने के लिए लगाया था। फिर गार्ड शाओ को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं तो ये मिस्टर फू से कहती है कि तुम बताओ ना और मेरी साइड लो ना।
तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया था और तुम ये सब अपने मन से कर रही थी। फिर ये लोग इसे लेकर चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली जिया को लेकर एक पार्टी में गया होता है और इस पार्टी में सभी लोग जिया को ही देख रहे होते हैं। तो फिर ली ये देखकर जेलस होने लगता है और फिर उसे मन में वही ख्याल आ रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर जिया को लाना ही नहीं चाहिए था, सभी उसे ही देख रहे हैं। फिर ये तुरंत ही जिया को साइड में लेके जाकर उसे किस करने लगता है और सोच रहा होता है कि वो सिर्फ मेरी है। तभी मिस्टर फू ये देखकर जेलस हो रहा होता है कि ली आखिर अपनी वाइफ के साथ कितना ज़्यादा खुश है। तभी इसके पास शाओ आ जाती है और कहती है कि ज़रूर तुम अब मिस्टर ली की वाइफ जिया में इंटरेस्टेड हो रहे होंगे, तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हाँ, लास्ट टाइम तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन फिर भी ली को पाने के लिए मैं तुम्हारी फिर से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो हम लोग चलो एक प्लान बनाते हैं। तो फिर ये इसके साथ प्लान में शामिल हो जाता है। फिर प्लान के हिसाब से ये जूस में ड्रग मिलाकर वेट्रेस के जरिए जिया को दे देती है और जिया जैसे ही पीती है तो वो नशे में हो जाती है और फिर वो देखती है कि वो यहाँ एक होटल रूम में। दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओ यहाँ पर ली को आकर बताती है कि उसकी वाइफ जिया उसे चीट कर रही है और वो मिस्टर फू के साथ नाइट स्पेंड कर रही है और वो उसे कहती है कि चलो देखने चलते हैं। ली को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है और वो कहता है कि जिया ऐसा कर ही नहीं सकती है। फिर ये लोग जब होटल रूम में आते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर फू यहाँ पर किसी लड़की के साथ होता है और फिर ली तुरंत ही फू को बहुत ज़्यादा मारने लगता है और फिर शाओ कहती है कि देखा तुमने, तुम जिस लड़की के ऊपर इतना यकीन कर रहे थे उसने तुम्हें धोखा दिए और ये बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी। इतने में जिया बाहर से आती है और कहती है कि अच्छा, तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही हो। फिर ये लोग देखते हैं कि जो लड़की यहाँ पर मिस्टर फू के साथ थी वो तो कोई और ही लड़की होती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया जब ड्रग के नशे में होती है तो सिस्टम तुरंत ही उसे मैजिक से एंटीडोट दे देता है, जिसे लेने के बाद जिया तुरंत ही ठीक हो जाती है और वो रूम से बाहर निकल जाती है। और तभी फू को इस रूम में जाते हुए देखकर बाहर वाली एक लड़की उसे फंसाने के लिए यहाँ पर आ जाती है उसके साथ नाइट स्पेंड करने। फिर ली तो खुश हो जाता है कि जिया बिल्कुल सेफ है और फिर वो उसके साथ बाहर जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया उठती है और देखती है कि ली को तो बहुत ज़्यादा बुखार है। फिर वो चली जाती है उसके लिए मेडिसिन लाने और तभी इतने में ली को शाओ के बारे में ही सपना आ रहा होता है और फिर ये उठ जाता है और सोचता है कि मैं बार बार शाओ के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। फिर ये अपने माइंड से उसे निकालना चाह रहा होता है। तभी जिया आकर उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है। फिर वो उसकी केयर करने लगती है और फिर सुबह होते ही ली का फीवर कम हो जाता है तो जिया खुश होती है और फिर ली को अंदर भेजने के बाद जिया कोई काम से बाहर जाने लगती है और तभी कुछ गुंडे पहले से उसे किडनैप करने के लिए वेट कर रहे होते हैं और वो उसे पकड़ कर लेके जाने लगते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर शाओ आ जाती है और कहने लगती है कि तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर जाओ क्योंकि मिस्टर ली के लिए इम्पोर्टेंट मैं हूँ, वो मुझे बहुत पसंद करता है और वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो फिर लोग कहते हैं कि लेकिन हमें तो तुम्हारा ऑर्डर नहीं मिला था। तो भी ये कहती है कि मुझे लेने जाने में ही तुम लोग को फ़ायदा होगा। तो फिर ये लोग इसे भी पकड़ के दोनों को साथ में लेके जाते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मिस्टर फू के हायर किए हुए गुंडे होते हैं जो कि कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने इसे क्यों लेकर आए हो, ये तो पागल है और ये सिर्फ झूठ कह रही है। तो शाओ कहती है कि देखना, अभी जब ली आएगा ना तो तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि वो मुझे प्यार करता है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें भी दे सकता है, तो इसलिए मेरे से तुम्हें फ़ायदा होगा, तो मुझे यहाँ से मत भगाओ। तो फिर मिस्टर फू कहता है कि ठीक है, फिर देख लेते हैं और वो इन दोनों को ही बांध के रखता है और ली को यहाँ पर धमकी देकर बुलाता है। तो फिर ली यहाँ पर जिया को बचाने के लिए पहुँच जाता है पर फिर उसे ये सीन देखकर पिछली लाइफ की चीज़ें याद आने लगती है कि कैसे यहाँ पर इस मिस्टर फू ने शाओ को मार दिया था। फिर मिस्टर फू कहने लगता है कि चलो अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इनमें से किसकी जान छोड़ूं, तुम किसकी जान बचाना चाहते हो। तो फिर शाओ जिया से कहने लगती है कि देखना, ये सिर्फ मेरी जान बचाएगा क्योंकि इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ये मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं, और अब उसे सब कुछ याद भी आ चुका है, तो फिर अब तुम गई। फिर ली फू से कहता है कि वो शाओ को बचाना चाहता है। तो शाओ कहती है कि सुनी तुमने, वो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। जिया सोचती है कि वैसे मुझे ये सुनकर बुरा तो लग रहा है कि उसने मुझे नहीं बल्कि इसे चुना, लेकिन मुझे उसका हर डिसीजन मंजूर है, मैं उसके लिए हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा वो मन में सोचती है। फिर मिस्टर फू यहाँ पर शाओ के ऊपर बंदूक पॉइंट करता है और कहता है कि तुम चाहते हो ना मैं इसकी जान बचाऊँ, तो चलो जल्दी से शेयर एग्रीमेंट पे साइन करके अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दो, नहीं तो फिर ये नहीं बचेगी। तो शाओ डर जाती है और कहती है कि जल्दी से साइन कर दो, नहीं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो ली यहाँ पर साइन करने की एक्टिंग करता है और फिर वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट को फेंकते हुए यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ मिलकर मिस्टर फू को पकड़ लेता है और फिर वो जल्दी से जिया की रस्सी खोलकर उसे हक करता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जिया खुश होती है कि उसने जानबूझ के शाओ का नाम लिया था क्योंकि उसे पता था कि ये पागल मिस्टर फू उसी को ही मारेगा जिसे वो चुनेगा।
और ये नहीं चाहता था कि मुझे कोई चोट पहुंचे। यही सोचकर जिया बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी शाओ कहने लगती है कि तुमने तो मुझे चुना था ना, तो फिर तुम इससे क्यों प्यार कर रहे हो? देखो मेरे हाथ में चोट लगी है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। तो ये कहता है कि तुम हो कौन, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये कहती है कि लेकिन तुमने तो अभी मुझे चूज़ किया था ना। तो फिर ली से बता देता है कि मुझे लगा था कि वो मिस्टर फू जैसा पागल बंदा उसे ही हर्ट करेगा जिसे मैं चूज़ करूँगा। तो शाओ कहती है कि तुम मुझे अपना टारगेट बना के यूज़ कर रहे थे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पिछली लाइफ में तो तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे। तो ये कहता है कि नहीं, तुम गलत कह रही हो, मैं पिछली लाइफ में तुमसे प्यार नहीं करता था, बल्कि बस मेरे पास प्यार की कमी थी और मैंने तुम्हें चुना था। पर तुम्हें तो मैं बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता था ना, और तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहती थी, और तुम्हारी वजह से मैं हर दिन दर्द में रहता था और सोचता था कि मैं क्या गलत हूँ। तो फिर जिया कहने लगती है कि नहीं, तुम कोई गलत नहीं हो, तुम हमेशा से ही सही थे। तो कहता है कि नहीं, मैं गलत था, मैंने एक गलत पर्सन को चुना था। और जिया, अब तुमसे मिलने के बाद मुझे पता लगा है कि कोई ऐसा पर्सन मिलना जो कि तुमसे प्यार करता है, उससे मिलने के बाद कितनी खुशी मिलती है। तो फिर शाओ कहने लगती है कि ये सिर्फ प्रिटेंड कर रही है और ये तुमसे प्यार नहीं करती है, ये बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। तो फिर ली इसे बताता है कि मैंने तो ऑलरेडी इसे अपने सारे पैसे दे चुका हूँ, फिर भी ये मुझे छोड़कर नहीं जा रही है। ऐसा बोलकर वो जिया के साथ यहाँ से जाने लगता है। फिर इसके बाद शाओ अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है और सोचती है कि मैं वैसे भी उसे पसंद नहीं करती थी और वो भी मुझे नहीं करता है, और मैं तो बस अपनी मॉम के इलाज के पैसे के लिए उसके पास जा रही थी। फिर इतने में नर्स उसकी मॉम की बॉडी बाहर लेकर आती है और बताती है कि अब उसकी मॉम मर चुकी है। तो फिर ये शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर जो पब्लिक बैठी होती है वो लोग बातें करने लगते हैं कि ये कैसा हॉस्पिटल है जो एक लड़की की मॉम को इन्होंने मार दिया। तो फिर नर्स सभी से बताती है कि ये लड़की ने अभी तक अपनी मॉम की सर्जरी के लिए साइन नहीं करी थी और इसे ये अपनी मॉम की बिल्कुल नहीं पड़ी थी, ये तो अपने 1 महीने से अपनी मॉम को देखने तक नहीं आई। फिर ये जाने के बाद सभी लोग शाओ की बुराई करते हैं कि आखिर ये कैसी बेटी है, और अब यहाँ पे रोने की एक्टिंग कर रही है कि इसे अपनी मॉम की पड़ी थी। फिर शाओ यहाँ पे रोने लग जाती है और फिर इसके बाद वो न्यूज़ में जिया और ली को साथ में खुश देखकर गुस्सा होने लगती है और सोचती है कि मैंने अपनी मॉम भी खो दी और मेरे पास अब रहने को भी जगह नहीं है, तो आखिर अब वो लोग कैसे खुश रह सकते हैं। फिर ये पहुंच जाती है जिया को चाकू से मारने के लिए और उसे कहने लगती है कि तुमने ही ली को सेड्यूस करके उसे मुझसे छीन ली, इसलिए ही अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर तुम बीच में ना आती तो ये मेरी मॉम की मेडिकल फीस के लिए पैसे भर देता और मेरी मॉम आज जिंदा होती। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हारी वजह से अपना सब कुछ खो दी हूँ, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी ली जल्दी से शाओ को पैर से मार के रोकता है और उसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करने की। जिया जल्दी से ली को रोकती है कि तुम इतना ज्यादा हाइपर मत हो। फिर गार्ड शाओ को पकड़ के लेकर जाते हैं। फिर रात में ली सपने में देखने लगता है कि जिया उसे छोड़कर जा रही है, तो ये सपना देखकर वो डर जाता है। तो जिया उसे कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो मन में सोचती है कि इतने साल हो गए लेकिन अभी भी इसी बात के लिए डरता है। ली पूछता है कि जिया क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? तो ये कहती है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। फिर ऐसे ही बहुत साल हो जाते हैं और ये लोग अब बूढ़े भी हो जाते हैं। जिया कहती है कि मैंने तुमसे बोली थी ना कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, तो देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करी। तो फिर ये कहता है कि क्या तुम नेक्स्ट लाइफ में भी मेरे साथ रहोगी? तो जिया हाँ बोलती है। फिर ये दोनों सनराइज एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर ली अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम क्या आप देख रही हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पागल लोगों को भी प्यार करते हैं। और फिर वो जिया और अपनी लव स्टोरी के बारे में याद करने लगता है और फिर वो यहीं पर ही मर जाता है और जिया उसके आखिरी पल तक उसे प्यार करती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।